नमस्ते छात्रों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है जनित एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आईएससी कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पाठ्य पुस्तक काव्य मंजरी से कविता आह धरती कितना देती है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है। तो इस वीडियो में हम हर एक छंद को लेकर, कविता के हर एक स्टैंजा को लेकर उसका उसे रीड करेंगे, उसके मीनिंग्स पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझेंगे और फिर उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि भावार्थ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट छंद। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो आइए अब इसके टफ वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। छुटपन यानी बचपन में, और छिपकर यानी चुपके से, गुप्त रूप से, सबसे छिपकर मैंने जमीन में पैसे बोए थे। पैसे बोने का क्या अर्थ है? पैसे जमीन में डालना। ये यहाँ पे रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, तो मैंने बचपन में सबसे छुपकर, चुपके से, गुप्त रूप से पैसे जमीन में डाले थे और ये सोचा था कि पैसों के पेड़ उगेंगे। ठीक है। पैसों के प्यारे पेड़ मतलब धन के पेड़, ये काल्पनिक रूप है। ठीक है। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी का क्या अर्थ है? सिक्कों की मधुर आवाज वाली फसलें आएंगी। ठीक है। और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। फूल फलकर मतलब उन्नति कर कर, हम कहते हैं ना कि हम फलेंगे फूलेंगे, तो फल फूलना या फूल फलना मतलब उन्नति करना। ठीक है। मोटा सेठ यानी धनी व्यक्ति। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। बंजर धरती यानी उपजाऊ ना होने वाली भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कुछ भी उग नहीं सकता है। एक ना अंकुर फूटा। अंकुर फूटा मतलब बीज में से नई कोपल नहीं निकली, एक भी अंकुर नहीं फूटा, एक भी मतलब जो सीड था उसमें से एक भी कोपल नहीं निकली। बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला। बंधिया मिट्टी मतलब अनउपजाऊ मिट्टी, जो कि कुछ भी उगाने में असमर्थ हो। जैसे मैंने कहा बंजर धरती, वैसे ही बंधिया मिट्टी, ऐसी मिट्टी जिससे कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। सपने मिटे यानी मेरी सब कल्पनाएं समाप्त हो गई। धूल हो गए एक मुहावरा है जिसका अर्थ है निराशा में समाप्त हो गए। मैं हताश हो, हताश यानी निराश हो, बाट जोहता रहा। बाट जोहना मतलब प्रतीक्षा करना, वेट करना। दिनों तक, मैं बहुत दिनों तक जो वेट करता रहा। बाल कल्पना, बाल कल्पना यानी बचपन की कल्पना। बचपन में जो हम सोचते हैं ना, अलग अलग चीजें इमेजिन कर लेते हैं, उसे बाल कल्पना कहते हैं। कि अपलक पावड़े बिछाकर। अपलक पावड़े बिछाना का क्या मतलब? अपलक मतलब पलक भी नहीं झपके, ऐसा बेसब्र। तो बेसब्री से इंतजार करना को कहते हैं अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था। अबोध यानी इमेच्योर था, भोला या मासूम था। मैंने गलत बीज बोए थे। गलत बीज बोए थे मतलब मैंने गलत जगह प्रयास किया था। समता को रोपा, ममता को रोपा था, यानी प्रेम और दया, है ना। तृष्णा को सींचा था। तृष्णा यानी लालच या लोभ को पोषण दिया था। मैंने यहाँ प्रेम और दया को रोपा था और लालच और लोभ को पोषण दिया था या पानी दिया था। तो आइए अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। आई होप आपको सब टफ वर्ड समझ आ गए होंगे इस पहले छंद के। तो इसकी व्याख्या यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने बाल्यावस्था के भोलेपन यानी बचपन के भोलेपन और वास्तविकता यानी, वास्तविकता मतलब जो रियलिटी होती है, के कटु अनुभवों को उजागर किया है। यानी कटु मतलब कड़वे, अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस को आपके सामने लाया है, उजागर किया है। कवि अपने बचपन का एक सपना बताता है कि उसने पैसे बोए थे। उसकी कल्पना बता रहा है कि उन्होंने पैसे को बोया था यानी जमीन में गाड़ा था, है ना। यह सोचते हुए कि उनसे धनवान बनने का पेड़ उगेगा। उसे विश्वास था
कि रुपये और सिक्कों की एक समृद्ध फसल उगेगी जो उसकी गरीबी को खत्म करेगी और उसे एक धनी व्यक्ति बनाएगी, मोटा सेठ बनाएगी। परंतु वास्तविकता में यानी रियलिटी में धरती ने उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं दिया, उसके सभी एफर्ट्स का कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, कोई भी परिणाम नहीं दिया धरती ने। जिस तरह से एक बंजर भूमि में कोई अंकुर नहीं फूटता, उसी प्रकार से उसके बालपन की इच्छा भी पूरी नहीं हुई। इसके बाद कवि कहता है कि वह दिन भर इंतजार करता रहता, बाल कल्पना के सहारे, बिना यह समझे कि उसने गलत बीज बोए थे। तृष्णा के बीज ने कभी वास्तविकता में फल नहीं दिए। तृष्णा यानी लालच के बीज ने कभी भी रियलिटी में सक्सेस नहीं दी है, क्योंकि उसने प्यार और समर्पण की जगह, उसने किसकी जगह, प्यार ममता की जगह उसने लालच को बोया था। तो इसका क्या भाव है या क्या इंटरप्रिटेशन है कि कवि के इस अनुभव में जीवन का एक गहरा दर्शन छुपा हुआ है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो हम बोते हैं वही हमें प्राप्त होता है। यदि हम अपने जीवन में लालच और स्वार्थ को बोते हैं तो हमें निराशा और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। कवि यह समझाता है कि लालच में संकीर्ण, है ना, लालच में जो जो श्रिंक हो गया है वो वाले मन से बोए गए बीज कभी पनप नहीं सकते। हमें सच्चाई, ममता और त्याग की नींव पर ही अपने सपनों को साकार करना चाहिए। कवि जीवन की वास्तविकता को सरल और भावनात्मक रूप से में व्यक्त करते हैं। वह यह बताती है कि हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, तभी धरती हमें अपने अनमोल उपहार प्रदान करेगी। तो आइए चलते हैं दूसरे छंद की ओर। अर्धशती हराती निकल गई है तब से, कितनी ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली शरदे मुस्काई, सीसी कर हेमंत कंपे तरु झरे खिले वन। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कम कजरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहल वर्ष आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगलियों से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हो, मैं फिर भूल गया था वो छोटी सी एक घटना को। तो अब आइए समझते हैं अर्धशती। अर्धशती का मतलब है 50 वर्ष या आधी शताब्दी। एक शताब्दी जो होती है, एक सदी जो होती है वो 100 ईयर्स की होती है। तो ये बोल रहा है अर्धशती यानी लगभग 50 साल हहराती निकल गई है तब से। तेज जैसे हवा तेज एकदम विंड ब्लो करती है, एकदम हहराती हुई वैसे ही तेजी से गुजरती। तो ये कवित्री यहाँ कह रही है कि अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, मतलब 50 साल तेजी से गुजर गए हैं। कितने ही मधुर पतझर बीत गए अनजाने। मधु पतझर यानी मधुर ऋतु, कौन सी ऋतु, मीठी कौन सी ऋतु, जो पतझर का समय है जब सभी पत्ते गिर जाते हैं, है ना। तो बहुत सारे पतझड़ जाने अनजाने बीत गए हैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और इतने सारे पतझड़ बीत गए, यानी बहुत मौसम बीत गए हैं, इसका मतलब है बहुत साल बीत गए हैं। ग्रीष्म तपे, है ना, ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मियों में हम तप चुके हैं। वर्षा झूल चुकी है और शरदें भी मुस्का चुकी है। शरद का अर्थ है सर्दी का समय, सर्दियों की शुरुआत का जो सीजन होता है उसे शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है। वर्षा झूली का क्या अर्थ है, वर्षा का भारी होना, यानी मूसलाधार बरसात हो चुकी है। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि कितने ही पतझड़ बीत गए, कितने ही ग्रीष्म तप गए, बहुत गर्मियां चली गई, वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो गई, बहुत सारी शरदें हो गई, बहुत सारी सर्दी की ऋतुएं चली गई। सीसी कर हेमंत कपे, हेमंत यानी सर्दियों का मौसम। शरद क्या है, सर्दियों की शुरुआत, और हेमंत क्या है, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो सी सी कर हेमंत कपे, सी सी करना जब हम ठंड में कांपते हैं ना, तो उसे सी सी कर हेमंत कपे, सर्दियों के मौसम में हम सी सी करके कांपे हैं। तरु झड़े, तरु यानी पेड़ या वृक्ष, वो झड़ गए हैं और फिर से वन खिल भी गए हैं, खिले वन, मतलब बहुत सारे, ये पूरा छंद हमें ये बताता है कि बहुत सारे सीजन्स बीत चुके हैं और अब फिर से, और फिर ये अभी की प्रेजेंट की बात बता रहे हैं, और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। तो ये बोल रहा है अब फिर से, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी यानी गाड़ी यानी थिक, मोटी, थिक, है ना। उदी लालसा लिए, उदी लालसा का अर्थ है गहरे रंग की या बहुत
मतलब विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी थिक, गहरे रंग की तीव्र इच्छा या भावना, बहुत उदी लालसा यानी बहुत स्ट्रॉन्ग लालसा, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी इच्छा या भावना को ये कह रहे हैं। गाढ़ी उदी लालसा मतलब बहुत ही गहरे रंग की, या क्या कह सकते हैं कि तीव्र इच्छा लिए, जब गहरे कजरारे बादल, कजरारे बादल मतलब गहरे रंग के काले बादल, जब काले बादल को बताया गया है कि कजरारे, जैसे कि काजल होता है वैसे बादल जब धरती पर बरसे, मैंने कौतूहलवश, मैंने कौतूहलवश मतलब उत्साह, उत्सुकता से या जिज्ञासा से, कौतूहलवश आंगन के कोने की एक गीली तह को, गीली तह मतलब गीली जो सरफेस होती है, परत या सतह को, यूं ही उंगलियों से सहलाकर, यूं ही उंगलियां गीली थी तो उंगलियों को सहलाकर मैंने उसमें क्या डाल दिया, यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। अब सेम के बीज क्या होता है, देखो बच्चों, ये ऐसे सेम फली होती है, मेरे को ये डिलीट करने दो, यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, हाँ, ये देखो ये सेम की फली होती है और ये इस तरीके के इसके बीज होते हैं, येलो भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं। तो गीली सतह पर उन्होंने ये बीज, कुछ उनके हाथ में थे तो वो उन्होंने उस गीली सतह में ऐसे ही डाल दिए, ठीक है। और ये जब पेड़ बन, ये जब क्रीपर टाइप बनता है तो ये इस तरीके से फलियां आती है इसमें। बीज सेम के, तो अब आपको सेम पता चल गया, तो उस सेम के बीज इन्होंने, बीज यानी सीड्स, है ना, सीड्स, सीड्स को दबा दिया मिट्टी के नीचे। भू के अंचल में, भू यानी धरती, धरती के आंचल में मणि मानिक बांध दिए हो, मणि मानिक यानी कीमती रत्न, जैसे मणि या मानिक। तो उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने मिट्टी के नीचे दबा दिया, जैसे भू के अंचल में मणि मानिक बांध दिए हो। मैं फिर भूल गया था छोटी सी इस घटना को, और फिर इस घटना को वो भूल गए, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। इस अंश में कवि समय के प्रवाह और प्रकृति के चक्र को दर्शाते हैं। कैसे दर्शाया है उन्होंने समय के प्रवाह और प्रकृति के चक्र को, ऐसे, ये फर्स्ट वाले इसमें कवि बताते हैं कि 50 वर्ष कितनी तेजी से बीत गए हैं। इस दौरान कई मौसम आए और कई गए। बसंत का आनंद, ग्रीष्म की गर्मी, मूसलाधार बारिश, शरद की मधुर मुस्कान, हेमंत की सर्दी, सब जिसमें पेड़ कांपते हैं और पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, और फिर खिलते हुए वन। तो इससे कवि ने क्या बताया है, समय का प्रवाह बताया है और प्रकृति के चक्र को दर्शाया है। इसके बाद कवि कहते हैं कि एक दिन गहरे काले बादलों से घिरा आकाश धरती पर उमड़ घुमड़ कर बरसने लगा। इसी मौसम में कवि ने कौतूहलवश यानी अपनी जिज्ञासा से या उत्सुकता से अपने आंगन के एक कोने में गीली मिट्टी को हल्के से सहलाया और उसमें सेम का बीज दबा दिया। यह ऐसा था जैसे धरती की गोद में कीमती रत्न या मणि मानिक रख दिए हैं, जैसे हम कभी छुपाते हैं, तो ऐसा लगा उन्हें। वो रत्न मैंने आपको बताए थे उसके सीड्स कैसे थे, जैसे, ठीक है, तो ऐसा ऐसा था जैसे कि धरती की गोद में कीमती रत्न रख दिए हो। यह छोटा सा बीज बोने के बाद कभी उसे भूल भी गए। तो आइए इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि समय और प्रकृति के चक्र को मानवीय जीवन से जोड़ते हैं। जैसे मौसम आते जाते हैं वैसे ही जीवन में बदलाव का क्रम भी चलता रहता है। इस अंश में कवि का यह कहना है कि इन्होंने सेम का बीज धरती में दबा दिया और भूल गए। यह प्रतीकात्मक है। यहाँ यह बात दर्शाई गई है कि जीवन में छोटी छोटी बातों का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। कवि यह भी बताते हैं कि धरती हमेशा अपने आंचल में जो बीज मिलता है उसे संजो कर रखती है। इस छोटे बीज के रूप में कवि ने धरती को ममता दी, वह ममता आगे चलकर उन्हें कुछ अनमोल फल के रूप में वापस मिलेगी। अंततः यह कविता धरती की उदारता और जीवन के अनुभवों का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाती है कि हर क्रिया का अपना परिणाम यानी रिजल्ट होता है, चाहे हम उसे याद रखें या ना रखें। आइए चलते हैं तीसरे छंद की ओर। और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, ठीक है, वो भूल गए वो डाल के, तो और बात भी क्या थी कि याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, उससे हर्ष विमुख हो गया, हर्ष विमुख हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताका, विजय पताकाएं जीवन की।
यह हथेलियां खोले थी वह नन्ही प्यारी, जो भी हो वह हरे हरे उल्लास से भरे। पंख मारकर उड़ने पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। तो कवि तो वो बीज बो के भूल गया था, और अब ये नेक्स्ट छंद इस पर है। और बात भी क्या थी, याद रखता जैसे मन। बात यानी घटना या विचार, ठीक है। याद रखता यानी स्मरण करता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, संध्या का अर्थ है शाम, इवनिंग, और आंगन आपको पता ही है, घर का आंतरिक खुला हुआ स्थान, अंदर का इंटरनल स्थान, टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, टहलना मतलब चलना, सहसा मतलब अचानक, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। हर्ष यानी खुशी, विमूढ़ मतलब एकदम एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित, ठीक है। हो हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से, विस्मय का भी अर्थ है हैरानी से। तो वो एकदम खुश, एकदम आश्चर्य से और खुशी से हैरान हो गया। वो देखा आंगन के कोने में कई नवागत, नवागत यानी नए आए हुए, आगत मतलब आना और नव मतलब नए, तो नवागत मतलब नए आए हुए, छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए। छाता ताने खड़ा हुआ मतलब छतरी जैसे आकृति बनाकर खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाएं जीवन की, ठीक है। विजय पताकाएं, आपको पता है ना, जब भी कोई जंग में जीत जाता है, वेन एवर देयर इज अ विक्ट्री, तो वो जो फ्लैग्स होते हैं उसे हम विजय पताकाएं कहते हैं, जो फ्लैग्स लहराते हैं विक्ट्री के टाइम, जिसे हम जीत के झंडे कहते हैं, या पताकाएं, विजय पताकाएं कहते हैं। यह हथेलियां खोले थी, हथेलियां तो पता ही है आपको, हाथों हाथों को जब हम ऐसे फैलाते हैं तो उसे हथेली कहते हैं। यह हथेलियां खोले थी वह नन्ही प्यारी, जो भी हो वह हरे हरे उल्लास से भरे, ठीक है। हरे हरे उल्लास यानी ताजगी और आनंद से भरे। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। तो जब सेम फली बनी, जब बीज से वो सेम फली, जो मैंने आपको फोटो बताया था, जब वो बनी तो वो कैसे दिख रहे थे उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, ऐसा लगता था कि दे आर सम बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स जो भी आए हैं, जो पंख मारकर उड़ने को उत्सुक थे, उड़ने को एकदम उत्साहित या एक्साइटेड थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। तो वो कैसे थे, ऐसे चिड़िया के बच्चों के जैसे, उसको कंपेयर किया गया है उन चिड़ियों के बच्चों के समान, जो डिंब तोड़कर यानी अंडा तोड़कर अभी अभी निकले हैं, ठीक है। नवागत। निर निर निर्निमेष, निर्निमेष का अर्थ है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए क्षण भर, ठीक है। मैंने पलक भी नहीं झपकाई और मैं उनको ही, क्षण भर मतलब थोड़ी देर तक मैं उनको ही देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, अचानक मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, ठीक है। आई होप वर्ड मीनिंग से ही आपको पूरा समझ आ गया। अब एक बार फटाफट व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस अंश में कवि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में छिपे बड़े आनंद को व्यक्त कर रहे हैं। कवि को पहले तो इस बीज बोने की घटना याद नहीं रहती, क्योंकि उनके लिए यह सामान्य सी बात थी। एक दिन जब वे संध्या के समय आंगन में टहल रहे थे तो अचानक उन्हें यह दृश्य दिखाई देता है, जिससे वे हर्ष और विस्मय से भर जाते हैं। आंगन के कोने में उन्हें छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखाई देते हैं। ये नन्हे पौधे ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने छोटे छोटे छाते ताने हों, मानो वह जीवन की विजय पताकाएं हों, या नन्ही हथेलियां हों जो खुशी और उल्लास से भरी है। ये पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे वे पंख फैलाकर उड़ने के लिए उत्सुक छोटे छोटे पक्षी के बच्चे हों, जो अभी अभी अंडे से बाहर आए हो। कवि स्तब्ध होकर, स्तब्ध होकर मतलब, स्तब्ध होना क्या होता है कि एकदम मतलब एक टक वो वहीं पे शॉक्ड, शॉक्ड इन अ गुड सेंस, स्तब्ध होकर ऐसा मूर्ति बनकर उन पौधों को देख रहे हैं। और तभी उन्हें स्मरण होता है कि कुछ दिन पहले उन्होंने यहाँ सेम के बीज दबाए थे। तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, या कविता का ये अंश आशा और नव जीवन का प्रतीक है। कवि बताते हैं कि जीवन में कुछ चीजें हमारे ध्यान से छूट जाती है, लेकिन समय आने पर वे हमें अत्यधिक खुशी, वह हमें अप्रत्याशित खुशी, अप्रत्याशित का अर्थ है ऐसी खुशी जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, अनएक्सपेक्टेड खुशी, और उत्साह प्रदान करती है। इन पौधों का उगना जीवन के चमत्कार का एक प्रतीक है। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कुछ अच्छा करते हैं
तो जीवन हमें उसकी अप्रत्याशित प्रसन्नता के रूप में कुछ लौटाता है। यानी हम कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट ना करके जब भी कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें एक अनएक्सपेक्टेड खुशी मिलती है। गॉड हमें वो अनएक्सपेक्टेड खुशी के रूप में उस चीज को लौटाता है फिर से। कवि यहाँ समझा रहे हैं कि धरती में बीज डालने के बाद भूल जाना भी एक तरह का त्याग है, और यह त्याग धरती के प्रेम और ममता से फलता फूलता है। ये नन्हे पौधे जीवन के छोटे छोटे आनंद है जो हमें एक एहसास कराते हैं कि जीवन हमें निरंतर कुछ न कुछ देने के लिए तत्पर रहता है, बशर्ते हम उसे प्यार और समर्पण से पोषित करें। तो आइए चलते हैं चौथे छंद की ओर। और उन्हीं से बौने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको राह देखता धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे सौ झरने फूट ऊपर को मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। तो यहाँ बौने पौधे यानी डॉर्फ, छोटे आकार के डॉर्फ पौधे है ना, बौने पौधे यानी छोटे आकार के पौधे कि ये पलटन, पलटन का मतलब है टोली, है ना, छोटे छोटे पौधों की एक टोली मेरे आंखों के सम्मुख, आंखों के सामने अब खड़ी गर्भ से, है ना, मेरे आंखों के सामने नन्हे नन्हे पौधों की पलटन मेरे सामने अब गर्भ से खड़ी है। नन्हे नाटे, नन्हे नाटे यानी छोटे और टिंगने जो होते हैं ना, टिंगू जिनकी हाइट कम होती है, नन्हे नाटे। पैर पटक बढ़ती जाती है, पैर पटक मतलब उत्साह से कदम बढ़ाना। तब से उनको राह राह देखता धीरे धीरे, मैं उनको तब से धीरे धीरे देख रहा। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, अनगिनती पत्तों यानी असंख्य पत्ते, इतने पत्ते जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उससे उतने पत्ते आ गए कि झाड़ियां पूरी लद गई, उससे लद भर गई मतलब पूरी तरह से भर गई। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, टंग गए मतलब लटक गए, मखमली यानी जो कि सॉफ्ट होते हैं, मुलायम मखमल के जैसे, चंदोवे यानी जो छतरी नुमा जो सांचे होते हैं, छतरी के जैसे, ऐसा फील करते हैं कि पूरी छत है, उसे ढक दिया, छतरी के जैसे जो होते हैं वो इसे कहलाते हैं, वो कहते हैं चंदोवे। बेले फैल गई बलखा, बेले तो आपको पता ही है, लताएं, लताएं, ये जो बेल, जो क्रीपर्स होते हैं रेंगने वाले पौधे। फैल गई बलखा मतलब इतनी फैल, वो बल खाते हुए, बल खाना मतलब मरोड़ खाते हुए वो पूरी फैल गई है, मतलब दे फोल्डेड एंड देन दे स्प्रेड, ठीक है। और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, अब टट्टी का यहाँ अर्थ है, बाड़े की टट्टी मतलब बाड़े की दीवार, ठीक है। तो यहाँ कवि ने बहुत पुराने पुराने शब्द यूज किए हैं जो बहुत पुराने जमाने में यूज होते थे। हरे हरे सौ झरने फूट ऊपर को, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कोई झरने फूट रहे हो ऊपर, पानी के जो झरने होते हैं ना वो ऐसे ऊपर की तरफ फाउंटेन के जैसे फूट रहे हो ऊपर को। मैं अवाक रह गया यानी हैरान रह गया कि वंश कैसे बढ़ता है। वंश मतलब परिवार या वंशज, और यहाँ वंश से बताया गया पौधों की वृद्धि कि कैसे तेज तेज बढ़ते हैं, मैं ये देखकर अवाक रह गया। तो इस अंश में कवि उन बीजों के पौधों का वर्णन कर रहा है जो उन्होंने सहजता से आंगन में बो दिए थे। वे छोटे छोटे पौधे अब उनके सामने गर्व से खड़े हैं, जैसे एक छोटी सी सेना जो अपने नन्हे पैरों से जमीन पर जोर जोर से कदम बढ़ाती हुई आगे बढ़ रही हो। कवि धीरे धीरे इन पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं, और देखते ही देखते ये पौधे झाड़ियों में बदल जाते हैं जो अनगिनत पत्तों से लदी हुई है। हरियाली से भरे इन पौधों ने मखमली छत्रों जैसे, छाता जैसे कोमल पत्तों का घेरा बना लिया है। बेलें बल खाकर यानी लहराते हुए पूरे आंगन में फैल जाती है, और बाड़ की टट्टी का सहारा लेकर, तो बाड़े की दीवार का सहारा लेकर उसके ऊपर की, लेकर ऊपर की ओर उठती है, जैसे 100 हरे झरने एक साथ फूट रहे हो। इस दृश्य को देखकर कवि अवाक रह जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रकृति में वंश कैसे बढ़ता है और जीवन कैसे विकसित होता है। बच्चों प्लीज ये सभी जो व्याख्याएं मैंने दी है उसे अच्छे से लर्न करो, अच्छे से वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग्स में वर्ड्स है, ये जो मीनिंग्स है वो भी आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड्स को, और अच्छी सी व्याख्या लिख सकते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले।
कभी कभी जब भावार्थ भी पूछते हैं तो अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि भावार्थ में व्याख्या लिख लेते हैं। व्याख्या और भावार्थ काफी अलग होता है बच्चों। व्याख्या का अर्थ होता है कि एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग के हिसाब से क्या बोलना चाहते हैं, दैट इज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, व्याख्या इज दैट। बट भावार्थ इज इंटरप्रिटेशन, कि इससे कवि कहना क्या चाहता है। वो कह तो ये रहा है, क्या कह रहा है, व्याख्या, बट उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, तो वो भावार्थ है। यह अंश प्रकृति की अद्भुत सृजन शक्ति मतलब प्रकृति सृजन करती है ना, नई नई चीजें बनाती है, तो उसकी सृजन शक्ति और उसकी असीम क्षमता को दर्शाता है। तो फर्स्ट लाइन बच्चों हमेशा भावार्थ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट लाइन से ही जो चेक कर रहे हैं आपके पेपर, उनको पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा। और फर्स्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे आप पूरा जो वो पैराग्राफ है उसका अर्थ समझा दो। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हैज टू बी वेरी परफेक्ट। हर किसी के भावार्थ की फर्स्ट लाइन याद रखो, है ना। तो यह अंश प्रकृति की अद्भुत सृजन शक्ति और उसकी असीम क्षमता को दर्शाता है। कवि ने जिस छोटे बीज को धरती की गोद में दबा दिया था वह विशाल हरियाली में परिवर्तित हो चुका है, जो अपनी संतति यानी वंश को गर्व से बढ़ता देखता है। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हम अपने सामर्थ्य से करते हैं, या जितना अपने से हो सकता है उतना करते हैं, वे धीरे धीरे पनपकर अनोखे रूप में सामने आती है। छोटे प्रयास भी समय के साथ एक विस्तृत और सुंदर रूप ले सकते हैं। धरती की ममता और प्रकृति की विकासशीलता एक निरंतरता का प्रतीक है, यानी सिंबल है, जो हमें यह एहसास दिलाती है कि सही प्रयासों से जीवन में विकास की कोई सीमा नहीं होती। आइए चलते हैं सिक्स्थ छंद की तरफ, छठे छंद की तरफ, पांचवें छंद की तरफ। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, झागों से लिपटे शहर लहरों श्यामल लतरों पर, सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नभ से, चोटी के मोती से आंचल के बूटों से। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्र को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छिह स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। तो यहाँ छितरे, छोटे तारों से छितरे यानी बिखरे हुए, फूलों के छींटे यानी बौछार, जो ड्रॉप्स होती है, छींटे, झागों से लिपटे श्यामल लतरों पर, श्यामल लतरों मतलब काले रंग की बेले, है ना, या लहरें। सुंदर लगते थे मावस, मावस यानी अमावस्या की रात, जहाँ बहुत अंधेरा होता है, रात को चांद नहीं होता है। मावस के हसमुख नभ से, ठीक है, हसमुख नभ यानी हंसता हुआ आकाश से। तो ये सब कंपैरिजन बता रखा है। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, हम जिस सेम फली की बात कर रहे हैं उसे नेचर की चीजों से कंपेयर किया गया है। चोटी के, हाँ, चोटी के मोती से, चोटी यानी पीक के मोती से, या आंचल के बूटों से, माँ का जो आंचल होता है उसके ऊपर जो कढ़ाई की होती है, आंचल के बूटे यानी आंचल की कढ़ाई, जो सौंदर्य या सजावट का प्रतीक है। माँ के ओढ़नी पर या आंचल पर जो अलग अलग कढ़ाई के फूल या अलग अलग बूटे बने हुए होते हैं, ठीक है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी, अब डायरेक्टली बता रहा है कि कितनी फलियां टूटी, ये सारी फलियां कितनी प्यारी फलियां, फलियां मतलब फल की फली या उसका जो उत्पादन जो उससे जो निकला है वो फलियां कहते हैं उसे। यह धरती कितना देती है धरती माता, ठीक है, अपने प्यारे पुत्रों को। पुत्र तो आपको पता ही है, यहाँ हम मनुष्य का प्रतीक ले रहे हैं कि धरती के पुत्र कौन है, सभी मनुष्य, सभी ह्यूमन बींग्स। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मैं उसके इम्पोर्टेंस को, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाया था बचपन में। स्वार्थ लोभवश, स्वार्थ लोभवश मतलब स्वार्थ और लालच के कारण, पैसे बोकर यानी पैसे, मैंने अपने भौतिक लाभों के पीछे भाग रहा था। पैसे बोक मतलब मैं चाह रहा था कि मुझे मिले समृद्धि, पैसा, मैं उनके भौतिक लाभ, उसके पीछे लोभ, स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर मैं समझ नहीं पाया था नेचर के महत्व को। ठीक है, तो आइए व्याख्या पढ़ते हैं। इस अंश में कवियत्री सुमित्रा नंदन पंत धरती माता की प्राकृतिक सुंदरता और उसकी उदारता का वर्णन कर रही है। ठीक है, हमेशा फर्स्ट लाइन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, पूरा जो नीचे लिखा गया है, फिर सेकेंड लाइन से उसका मीनिंग शुरू होता है।
कवित्री बताती है कि जब वे छोटी थी तब उन्हें धरती का अद्भुत सुंदरता बहुत आकर्षित करती थी। छोटे छोटे तारे जैसे बिखरे हुए फूल, जैसे किसी ने उनके ऊपर सुंदर छींटे डाले हो। झाग से लिपटी हुई लहरों के साथ श्यामल यानी काली बेलें बहुत आकर्षक लगती थी। ये रात का समा बताया हुआ है। अमावस्या की रात का आकाश भी ऐसा लगता था जैसे वो हंस रहा हो, और पर्वतों की चोटियां मोतियों की तरह चमकती थी, जो माँ के आंचल पर बनी कढ़ाई की तरह लगती थी। कवित्री बताती है कि तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि धरती माता कितनी उदारता से हमें फल और फसलें प्रदान करती है। उसने कितनी ही प्यारी फलियां यानी फसलें दी है। कितनी ही बार उसने अपने बच्चों के लिए हर प्रकार का अनाज, फल और फूल उगाए हैं। लेकिन कवित्री को अब यह समझ में आता है कि अपने स्वार्थ और लालच में उन्होंने बचपन में धरती की इस उदारता का महत्व नहीं समझा। वे पैसों के पीछे भागती रही और इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि धरती कितना कुछ दे रही है। अब उन्हें इस बात का गहरा पश्चाताप है कि उन्होंने धरती की महत्ता को यानी महत्व को समय पर नहीं समझा और उसकी सुंदरता और उदारता को नजरअंदाज कर दिया। बहुत ही सुंदर व्याख्या लिखी गई है बच्चों, प्लीज कॉपी करना पॉज करके। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन। इस अंश में कवि प्रकृति के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और पश्चाताप की भावना व्यक्त कर रहे हैं। तो कवि दर्शाती है कि धरती माता अपने बच्चों के लिए कितना कुछ प्रदान करती है, परंतु स्वार्थ और भौतिकता के मुंह में पड़कर उन्होंने इसके महत्व को बचपन में नहीं समझा। यह एहसास कवित्री को मैंने अक्सर बच्चों मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे बार बार कवि लिख दिया है, या इस कविता में कवियत्री है। कवित्री को इस बात की शिक्षा देता है कि प्रकृति की सच्ची महिमा को समझना और उसकी कद्र करना कितना आवश्यक है। बच्चों प्लीज ये रेक्टिफाई कर देना, यहाँ कवित्री है, मैंने बहुत सारी जगह कवि लिख लिया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये आखिरी छंद है। एक मिनट बच्चों, हाँ ये आखिरी छंद है। रत्न प्रस्विनी है वसुधा, अब समझ चुका हूं, अब समझ सका हूं। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हमें हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो यहाँ प्रस्विनी, रत्न प्रस्विनी का अर्थ है रत्न यानी खजाना उत्पन्न करने वाली, है ना, प्रस्विनी यानी उत्पन्न करने वाली। तो यहाँ ये किसके लिए कहा गया है, रत्न प्रस्विनी किसे कहा है, धरती माता को, वसुधा यानी धरती। अब समझ सका हूं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। समता यानी समानता के दाने या बराबरी या इक्वालिटी के दाने बोने। हमने क्या क्या बोना है इसमें, हमें पैसे नहीं बोने, हमें यहाँ बोना है सच्ची समता यानी समानता। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन की क्षमता यानी लोगों की जो क्षमता है, जो योग्यता है, उनका जो सामर्थ्य है, जो वो कर सकते हैं, वो बोना है। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। मानव ममता यानी मानव के प्रेम और दया का भाव, इसके दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। ठीक है, जिससे वो बाहर क्या पनपा सके, क्या बना सके, धूल सुनहली फसलें यानी धूल जैसी दिखने वाली परंतु सुनहरी फसलें, जो कि सुंदरता का प्रतीक है। जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की फसलें वो उगाना चाहता है। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, जीवन श्रम यानी जीवन का परिश्रम या मेहनत से हंसे दिशाएं यानी सभी दिशाओं में खुशियां फैल जाए। तो इन पंक्तियों में कवित्री धरती की अद्वितीय उदारता और उसकी क्षमता का गुणगान कर रही है। कवित्री इस बात को स्वीकार करती है कि अब हमें यह समझ आ गया है कि धरती रत्न यानी कीमती चीजें उत्पन्न करने वाली है। इसके गर्भ में अपार संपदा है। गर्भ में यानी जहाँ गर्भ इज जहाँ बच्चा होता है ना, तो व्हेन अ विमेन इज प्रेग्नेंट तो उनके गर्भ में बच्चा होता है, जहाँ वो रखती है बच्चों को, यूट्रस। ठीक है, तो इनके गर्भ में अपार संपदा है। अपार मतलब इतनी संपदा है कि जो खत्म नहीं होती। लेकिन इस संपदा का सही उपयोग करने के लिए हमें इसमें कुछ मूल्यवान गुणों के बीज बोने चाहिए। तो इनके गर्भ में अपार संपदा है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए हमें कौन से बीज बोने चाहिए, कुछ मूल्यवान गुणों के बीज बोने चाहिए।
कवित्री का कहना है कि हमें धरती में सच्चाई और समानता का बीज बोना चाहिए ताकि समाज में बराबरी का भाव विकसित हो सके। इसके अलावा हमें लोगों की क्षमता यानी योग्यता का बीज बोना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से धरती के संसाधनों का सही उपयोग कर सके। साथ ही मानवता और ममता का बीज बोने से यह धरती प्रेम और करुणा से भर जाएगी। जब हम यह गुण धरती में बोएंगे तब वह सुनहरी फसलें उगलेगी जो मानवीय मूल और समाज के प्रति हमारी मेहनत का प्रतिफल होगी। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अच्छे से लिख लिख के इसको याद करो। कवित्री यहाँ यह भी कहती है कि मेहनत और संघर्ष से जीवन को समृद्ध करना चाहिए ताकि सभी दिशाओं में खुशियां फैले और मानवता की जय हो। अंत में कवित्री यह बताती है कि हम जैसा धरती में बोएंगे वैसा ही प्रतिफल हमें मिलेगा। यह कर्म और परिणाम के नियम को भी दर्शाता है, जहां अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। तो इसका भाव यह था, इन पंक्तियों का मुख्य संदेश यह है कि धरती हमें देने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमें इसमें सही गुणों का बीजारोपण करना चाहिए। अगर हम सच्चाई, समानता और प्रेम के बीज बोएंगे तो धरती हमें मानवता की सुंदर और फलदायी फसलें लौटाएंगी। यह अंश कर्म और परिणाम के सिद्धांतों को भी दर्शाता है। हम जो करेंगे उसका वैसा ही परिणाम हमें मिलेगा। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं ये पर्टिकुलर बुक भी आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आईसीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर हिंदी। इसमें सॉल्व पेपर्स हैं क्लास 9th और 10th के, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है। बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसका एक डिटेल्ड वीडियो में भी बनाऊंगी इस बुक का, ताकि आपको पता चल सके कि इस बुक से आपकी हिंदी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो सकती है। ठीक है, सो ये 100% अपडेटेड है सिलेबस से, क्रिस्प रिवीजन मिलेगा इस बुक से, आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मिलेगी क्योंकि more than 700 questions are there and self assessment papers are there. कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी और यू विल बी 100% एग्जाम रेडी। अगर आपने अभी तक जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए बच्चों, और अपने आईसीएससी क्लास 9th और 10th की तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।